मैं जाऊंगा सामने। हाँ भाई, गुड इवनिंग और राधे राधे। बहुत अच्छा, आपने 2100 प्रश्नों का ना शानदार सफ़र चल रहा है दोस्तों। और बहुत सा सफ़र जो है ना अपन तय कर चुके हैं दोस्तों। क्या कर चुके हैं भाई? सफ़र तय कर चुके हैं। और बहुत ही अच्छा आप लोग साथ दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आप लोगों का विश्वास रह रहा है। और वास्तविकता में है ना, मैं और मेहनत करने में लगा हूँ। आपको जल्द ही ना विश्लेषणात्मक क्लास, जो डाउट क्लास थी ना, वो मैं आज लगा दी है आपकी, जो है ना आज या कल के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। वो लाइव नहीं होगी, वो अपलोडेड होगी ना, या कर दी जाएगी। आज तो होगी या नहीं होगी तो है ना कल तक कर दी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपलोडेड क्लास वहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे जितने भी आपने डाउट क्वेश्चन मुझे भेजे थे उनका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज भी मत करें ना। मुझे खुद को पता है कि कहाँ डाउट है और कहाँ पे डाउट नहीं है, क्योंकि मैं खुद है ना वीडियोस देखता हूँ सुबह उठकर। तो जहाँ मुझे गलती लगती है मैं सुबह उठ करके ना तुरंत उस गलती को नोट कर लेता हूँ। नोट करने के बाद मुझे पता है कि आगे वाली क्लास में सही करवानी है, या मुझे इसकी अगली वाली क्लास या अलग से इसके लिए कोई रिकॉर्ड करना है, ये सब मुझे पता रहता है दोस्तों। एक सूचना तो आपके लिए ये थी। दूसरी सूचना ये थी दोस्तों, आपको पता है कि भाई ना लॉकडाउन का माहौल बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का ना लग रहा है भाई लोगों को कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लग सकता है। तो ना कोचिंगों का थोड़ा मुझ पर प्रेशर है कि सर आप जल्दी से जल्दी कोर्स करवा दो, हमारा लॉकडाउन लग गए तो बच्चे रह जाएंगे। इसके लिए क्या करें दोस्तों, आपको कोई दुविधा नहीं हो, आपके कोई दुविधा नहीं हो भाई, आपके तो मैं हमेशा साथ में हूँ। आपको प्रतिदिन क्लास है ना 9 बजे लाइव मिल जाएगी, 9 बजे लाइव मिल जाएगी। लेकिन याद रखना भाई, किसी दिन तो वो वास्तविकता में लाइव होगी और किसी दिन आप प्रीमियर से लाइव होगी, रिकॉर्डेड भी होगी। तो दोनों तरह की क्लासें मिल सकती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वैसे मैं लाइव होता हूँ तब भी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, और प्रीमियर में आप करोगे तभी मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। तो क्लास किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन मिल आपको 9 बजे जाएगी, ये बात तय है ना। दूसरा भाई, एक अपन जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, मैंने कहा ना भाई सुविधाओं का अभाव है, तो अपन ना कहीं किसी दूसरी जगह पे जाके मैं क्लास रिकॉर्ड करवाता हूँ। कभी कभी क्या होता है भाई 9 बजे उनकी लाइव क्लास होती है उनके चैनल पे, तो वो मुझे पैनल नहीं देते हैं। पैनल नहीं देते तो मैं आपको भी लाइव क्लास नहीं करवा देता। ये भी एक प्रकार की दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्लासें मेरे पास में रहेगी। जिस दिन ऐसा कुछ माहौल बनेगा तब प्रीमियर आ जाएगा आपके पास में, लेकिन क्लासें 9 बजे आ जाएगी दोस्तों, फिक्स। और एक आपके लिए खुशखबरी, आज मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ। एक ये है कि मैं इस हफ्ते में थोड़ा बिजी हूँ। 99% इस हफ्ते के बाद मेरे सभी जगह मेरे ऑफलाइन कोर्सेज जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे कहीं नहीं करवाने जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं पूरा मन बना रहा हूँ। एक तो भाई एसएसटी वाले बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि हमारी शिक्षण विधियाँ लेकर के वो हमें नहीं समझ में आ रही है। एक रीड फर्स्ट लेवल वाले भी कर रहे हैं दोस्तों। तो रीड फर्स्ट लेवल वाले और एसएसटी वाले, क्योंकि रीड फर्स्ट लेवल वालों की और साइंस मैथ्स वालों की क्या है, शिक्षण विधियाँ लगभग दोनों की क्या है, सेम है। और एसएसटी वालों की शिक्षण विधियाँ थोड़ी अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप इन दोनों की थ्योरी क्लासेस लाने की, थ्योरी क्लासेस डिटेल के साथ में आपको। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स की नजरिए से, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, इतना नहीं समझाऊंगा जितना समझाना चाहिए था, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। मैं बहुत जल्द है ना इन दोनों की आपकी थ्योरी क्लासेस आपके बीच में लाने वाला हूं। एक चीज मैं और लेके आने वाला हूं, जो विधियां चलती है शिक्षण विधियों के अंदर, जो विधियां चलती है जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि वगैरह, पाठ्यपुस्तक विधि वगैरह जितनी भी चलती है, उन सब विधियों की डिटेल के साथ में ना संक्षिप्त में वीडियो बना करके मैं प्रत्येक विधि का अलग अलग या फिर सब विधियों को एक ही साथ में 2-3 घंटे की क्लास लेकर के ना विधि का कंसेप्ट भी क्या कराने वाला हूँ, क्लियर। तो पूरा है ना 50 नंबर की तैयारी का मैंने पूरा प्लान कर रखा है कि ये 50 नंबर हिलने नहीं देने हैं। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ में बने रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए। तो बिना किसी बहस के शुरू करते हैं आज की पहला प्रश्न। ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? पहला प्रश्न कह रहा है, आप एक अध्यापक बालकों को शिक्षण कराते समय बोध प्रश्न करता है। एक शिक्षक अध्यापक जो है ना बालकों को अध्ययन करवा रहा है, और अध्ययन करवाते करवाते कौन सा प्रश्न कर रहा है दोस्तों? बोध प्रश्न कर रहा है। तो अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। बोध प्रश्न यदि बालक कर रहा है तो वो कौन सा कर रहा है, तो वो कौन सा मूल्यांकन कर रहा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन या विकासात्मक मूल्यांकन। इन चारों में से वो कौन सा कर रहा है? भाई टीचिंग करवा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते उसने बोध प्रश्न किए, तो बताओ कि वो किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है। तो दोस्तों पहले इसको समझिए भाई, 3 प्रकार के मूल्यांकन जो आपने प्रतिमान पढ़े थे ना, उसमें 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक मूल्यांकन जो अभी शिक्षण चल रहा है और अध्यापक कर रहा है। दूसरा शिक्षण पूरा हो गया है और उसके बाद में कर रहा है। तीसरा
बालक खुद पढ़ने के लिए आगे हो रहा है कि नहीं, गुरुजी आज मैं पढ़ूंगा, फिर उसका अध्यापक मूल्यांकन कर रहा है, यानी बालक आगे से अधिगम के लिए तैयार है। एक तो अधिगम चल रहा है, एक अधिगम हो गया है, और एक बालक खुद कह रहा है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। तीन तरह से ना एक अध्यापक मूल्यांकन करता है। तो जहाँ शिक्षण कर रहा है, शिक्षण चल रहा है ना, वहाँ पे जो मूल्यांकन होता है ना, वह होता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है दोस्तों? निर्माणात्मक मूल्यांकन। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। इसी निर्माणात्मक को कहते हैं विकासात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं भाई? विकासात्मक मूल्यांकन। दोनों नाम एक ही है। दूसरा चलता है भाई पूरा का पूरा हो गया है, होने के बाद जो आप मूल्यांकन करोगे उसको कहेगा योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा, बालक खुद आगे से कह रहे कि नहीं सर मैं पढ़ूंगा आज कक्षा के अंदर। जैसे हिंदी वाले टीचर जाते नहीं कहते बच्चा कि सर आज रीडिंग मैं करूंगा, तो बालक क्या कर रहे हैं? अधिगम के लिए आगे से तैयार हो रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये मैं करना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति जब बनती है ना, तब अध्यापक जो मापन करता है, मूल्यांकन करता है ना, वह करता है आपका नैदानिक। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक अध्यापक बालकों को शिक्षण कराते समय बोध प्रश्न करता है, अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। मतलब शिक्षण चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो कौन सा मूल्यांकन करेगा? विकासात्मक मूल्यांकन, या इसी को हम क्या कह देंगे भाई? निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन कह देंगे? निर्माणात्मक मूल्यांकन। दोस्तों ये ना मूल्यांकन के प्रतिमान में से ये प्रश्न उठा करके दिया हुआ है। कहां से उठा करके दिया हुआ है? मूल्यांकन के प्रतिमान। तीन प्रकार के प्रतिमान होते हैं ना, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। पीछे वाली कक्षा में हमने पढ़ा था, वहां से यह प्रश्न आया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विषय वस्तु और उदाहरण में अंतर नहीं कर पाने की त्रुटि मूल्यांकन के किस गुण से दूर की जा सकती है? बहुत लेवल वाला प्रश्न है दोस्तों आज, है ना। थोड़े विषय वस्तु और उदाहरण में अंतर नहीं कर पाने की त्रुटि मूल्यांकन के किस गुण से दूर की जा सकती है? यानी एक अध्यापक बालकों को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है वो? तो दोस्तों याद रखना, वो बालकों को पढ़ा रहा है विषय वस्तु। क्या पढ़ा रहा है? विषय वस्तु। विषय वस्तु पढ़ाते पढ़ाते उसने उदाहरण दिया। बालक क्या कर रहे हैं कि उसने पढ़ा भी दिया, बालक अब उस विषय वस्तु और उदाहरण में अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि विषय वस्तु कौन सी है और उदाहरण कौन सा है, कंसेप्ट कौन सा है और एग्जाम्पल कौन सा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इससे किस मूल्यांकन के किस गुण द्वारा इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है? कौन सा भाई? वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वेद्यता या विभेदकारिता। देखो अंतर निकालिए। वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है एक परीक्षण को एक से अधिक अध्यापकों से चेक कराने के बाद में अंतर नहीं आए तो वस्तुनिष्ठता। व्यापकता का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश। वेद्यता को मैं समझाता हूँ। विभेदकारिता का मतलब ऐसा मूल्यांकन जो बालकों का विभेदीकरण कर दे। सही उत्तर काटने के हिसाब से देखे तो क्या होगा आपका? वेद्यता। वास्तविकता में यही होता है। वेद्यता का मतलब होता है भाई जिस उद्देश्य का आपने निर्माण किया था उसी उद्देश्य की क्या होनी चाहिए? पूर्ति होनी चाहिए। वह क्या कहलाता है? शिक्षण। आपने जो उद्देश्य निर्माण किए थे ना, वह विषय वस्तु के आधार पर किए थे। किसके आधार पर किए थे भाई? विषय वस्तु के आधार पर किए थे। अब विषय वस्तु यदि आप बालकों को सही नहीं समझा पा रहे हो, उसके लिए जो उदाहरण दे रहे हो, बालक उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि विषय वस्तु को जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। आपने जो उदाहरण लिया है वो उदाहरण उस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, तो वहां पे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। जिस उद्देश्य का आपने निर्माण किया था कि मुझे ये पढ़ाना है, वह नहीं पढ़ा करके आप उदाहरण जो दे रहे हो ना, बच्चा ये उदाहरण नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि विषय वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही है। विषय वस्तु बालक आराम से नहीं समझ पा रहा है, सीधा नहीं समझ पा रहा है, तो इस उद्देश्य की क्या नहीं हो रही है? पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भेदता। आपने एक त्रुटि पढ़ी होगी भाई, तीन प्रकार की मूल्यांकन की त्रुटियां होती है। उसके अंदर एक त्रुटि होती है अस्थिर त्रुटि। अस्थिर त्रुटि का मतलब वह गलती जो सारे बालक एक समान करें, उस त्रुटि को क्या कहते हैं? अस्थिर त्रुटि। यह त्रुटि कब होती है? यह त्रुटि तब होती है जब अध्यापक शिक्षण कराते समय उदाहरण और विषय वस्तु के मध्य सही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तो फिर इस अस्थिर त्रुटि को दूर किससे किया जा सकता है? इस अस्थिर त्रुटि को वेदता के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो वहां त्रुटियों में से प्रश्न उठा करके घुमा करके उसने कहां डाल दिया? यहां डाल दिया। तो कहीं सा भी प्रश्न कहीं से घुमा करके पूछ सकता है दोस्तों। यह बात तो तय है ना। कंटेंट प्रश्न इस 2100 में से आपके 50 के 50 बैठे नहीं बैठे ये अलग बात है, लेकिन यह बात तय है कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, प्रश्न उस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न की भाषा बदल सकती है, प्रश्न के ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं बदल सकता। कंटेंट आपको है ना बिल्कुल मैं व्यवस्थित दे रहा हूं, तो कंटेंट आपके हिलने वाला नहीं है। प्रश्न आपके वैसे सही हो जाएंगे, जुड़े रहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वेदता। चलते हैं भाई आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ योजना के संदर्भ में असत्य कथन है।
पाठ योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी पाठ योजना मैंने पहले आपको पढ़ा रखी कि पाठ से पहले बढ़ाई जाने वाली योजना क्या कहलाएगी आपकी, पाठ योजना। पाठ योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या असत्य कथन पूछ रहा है? एक तो पूछ रहा भाई पाठ योजना अध्यापक की विस्मृति को कम किया जा सकता है। भाई बिल्कुल किया जा सकता है ना भाई। अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जाए, पढ़ाते पढ़ाते भूले नहीं, इसी के लिए तो पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता ना। इसी को कहते हैं भाई आपके विस्मृति। क्या कहते हैं भाई? विस्मृति। तो इसका जो सही ये जो है ना ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। पाठ योजना में श्याम पट्ट का सारांश पाठ के विकास के साथ साथ चलता है, यह भी 100% सही है भाई। पाठ योजना में जो पाठ का सारांश है आप पढ़ाते भी जाते हो और साथ साथ में श्याम पट्ट पर काम भी किया जाते हो, यानी कि पाठ का विकास भी हो रहा है और श्याम पट्ट का सारांश भी लिखा जा रहा है, यह भी 100% क्या होगा आपका, सही होगा। पाठ योजना बोध शक्ति पर आधारित होती है। क्या कह रही है भाई? पाठ योजना बोध शक्ति पर आधारित होती हैं। इसको एक बार टिक करना दोस्तों। ये कह रहे पाठ योजना से बालक निष्क्रिय होते हैं, ये बात, ये पाठ योजना बोध शक्ति पर आधारित है। इसने क्या पूछ लिया भाई? असत्य कथन है। पाठ योजना से बालक निष्क्रिय नहीं होते, ये भी सत्य है भाई, बालक निष्क्रिय नहीं होते हैं। सत्य कथन है पाठ योजना से तो बालक सक्रिय रहते हैं, तो गलत क्या हो जाएगा आपका? पाठ योजना बोध शक्ति पर आधारित है। तो पाठ योजना बोध शक्ति पर आधारित नहीं है, पाठ योजना है ना स्मृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्मृति पर। हाँ, ये समझाने पर कम फोकस करती है और याद रखवाने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? असत्य कथन। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अवसाद का प्रमुख कारण है। अवसाद का मतलब होता है दोस्तों डिप्रेशन। अवसाद का मतलब क्या होता है भाई? डिप्रेशन। डिप्रेशन का प्रमुख कारण क्या है? बालक डिप्रेशन में क्यों आता है? चिंतन करने से, कल्पना करने से, समस्या आने से, या सभी से? सभी से तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि चिंतन से कभी भी कोई व्यक्ति टेंशन में नहीं। चिंतन समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया है, समस्या आने के बाद उत्पन्न होती है दोस्तों। तो चिंतन से कभी भी अवसाद आया नहीं जा सकता, तो ये तो काट दो। समस्या और कल्पना दो चीज बची है दोस्तों। समस्या और कल्प में से क्या चीज होगी दोस्तों? आपके जीवन में समस्या तब आती है ना जब आज व्यक्ति ज्यादा कल्पना कर देता है। जैसे कल्पना से ही अवसाद बढ़ते हैं। जैसे आपकी नौकरी है, रीट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने पहले से सपने समझो दिए कि मेरी रीट की नौकरी लग गई, सैलरी आ गई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके का काम कर दूंगा, मेरे जीवन में ये करने वाला हूं, इस तरीके से मेरी शादी होगी, ये गाड़ियां लेने वाला हूं। सपने समझो दिया आपने, बहुत सारे सपने देख लिए। अब यदि आपका रीट में सिलेक्शन नहीं होगा ना, तुरंत आप अवसाद में आओगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग को पहले बोल दिया है कि मैं ये करने वाला हूं। फिर रीट की नौकरी नहीं लगी ना, तो दिमाग आपको परेशान करेगा, भाई तेरे से हो ही नहीं रहा तो पहले मुझे बोला क्यों? बोला है तो अब कर, और अब नहीं हो पा रहा है तो आप किस में चले जाओगे? डिप्रेशन में चले जाओगे। तो डिप्रेशन का जो मेन कारण है ना, वो क्या है भाई? कल्पना है। और कल्पना से ही किसकी उत्पत्ति होती है? आपकी समस्या की उत्पत्ति होती है। इस चिंतन के द्वारा तो क्या कर दिया जाता है भाई? अवसाद से निकला जाता है, अवसाद में रहा नहीं जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका? कल्पना। क्या उत्तर हो जाएगा? कल्पना। अरे एसएसटी वालों, सेकंड लेवल वाला को तुम्हारा प्रश्न है भाई। देखिए ये अगला, खेल की निपुणता की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना मूल्यांकन के किस तत्व के अंतर्गत आता है? क्या पूछा भाई? खेल की निपुणता की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना, यानी कि आपने एक गुण की पहचान की है कि बच्चों के अंदर ये खेल खिलाना चाहिए। अब उस बच्चे के अंदर उस खेल में कितना टैलेंट है, इसकी पहचान करने के लिए प्रतिस्पर्धा या एक कंपटीशन का या एक टूर्नामेंट का आप आयोजन करते हो। ये मूल्यांकन का कौन सा तत्व है? विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता? तो मैंने पहले आपको प्रतीक तत्व पढ़ा रहे हैं। विषय का मतलब होता है गुणों की पहचान करना, है ना। प्रतीक का मतलब होता है जिन गुणों की आपने पहचान की है ना, उसके अंदर वो कितना टैलेंटेड है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रतीक कहलाएगी। और नियम का मतलब टैलेंट को देखने के बाद में उसका मात्रांकन कर देना कि कितना प्रतिशत ये बालक उसके बारे में जानता है। ये नियम और मान्यता दोनों एक होते दोस्तों, अलग अलग नहीं है। अब ये पूछ रहा भी निपुणता की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना, मतलब अध्यापक ने गुण की पहचान तो पहले ही कर ली कि इस बच्चे को खेलना आता है, तो विषय तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अंक भी नहीं दे रहा है, तो नियम और प्रतीक तो नहीं होंगे। तो सही क्या हो जाएगा आपका? प्रतीक। बिल्कुल सही होगा ना। ये खेल की निपुणता की जांच के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करता है, यानी कि खेल के गुण पहचान तो कर ली, बच्चे को खेलना आता है, उसके अंदर उस खेल में कितनी गुणवत्ता है इसकी जांच करने के लिए वो टूर्नामेंट कर रहा है कि वास्तविकता में ये कंपटीशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बालक को क्या दे रहा है? जो गुण की जांच की थी ना, उस गुण को अभिव्यक्त करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। किसके माध्यम से भाई? इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रतीक। 100% सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रतीक। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
एक बालक पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पाता है, छात्र की अधिगम संबंधी यह किस प्रकार की समस्या है। एक बालक है ना ढंग से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, तो बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो ये किस प्रकार की समस्या है। भाषा कौशल संबंधी, अरे पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है तो भाषा का कोई लेना देना नहीं है। अवधान संबंधी भी कोई दिक्कत आ रही है क्या पेंसिल पकड़ने में, अवधान संबंधी भी नहीं है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है मतलब कहीं न कहीं हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, अवधान से कहाँ पेंसिल पकड़ने का कोई दिक्कत है ना। फिर आप एक गामक कौशल संबंधी समस्या, इसको रोकिए। अधिगम प्रक्रिया से संबंधित समस्या, अधिगम मतलब बालक सीख रहा है, सीखने से अगर कोई समस्या है तो पेंसिल पकड़ने से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी। इसने सही कहा है भाई, गामक कौशल संबंधी समस्या है। गामक का मतलब क्या होता है, शारीरिक कौशल, यानी कि एक बालक क्या कर रहा है, पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये कौन सी शारीरिक दिक्कत है, अंगुलियों का ना सही एंगल नहीं बना पा रहा है, प्रॉब्लम कौन सी है उसकी, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो गामक कौशल संबंधी समस्या होगी दोस्तों। कौन संबंधी होगी भाई, गामक कौशल संबंधी समस्या, सी इसका राइट उत्तर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, गणित में योग्यता बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करने वाला अंश है। यानी कि गणित में योग्यता बढ़ाने में, गणित में जितनी आपकी उपलब्धि है, जितना आप जानते हो, उसमें यदि आप और योग्यता बढ़ाना चाहते हो तो उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला अंश है। इसमें से कौन सा भाग है जो आपको क्या कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। अच्छी स्मृति, अरे आप बिल्कुल अच्छा याद रख सकते हो ना, ये कभी आपको बाधा नहीं करेगा दोस्तों। दूसरी बात करें कि गणित में, अरे बाप रे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। गणित में सहज सामर्थ्य, गणित को सही करने के अंदर उसका सामर्थ्य अच्छा है तो भले ही होना, ये आपके कैसे बाधा डालेगा। प्रतिकूल ग्रह वातावरण, इसको एक बार नोट करते हैं। अध्यापक का प्रोत्साहन, अध्यापक बालक को प्रोत्साहन कर रहा है, ये भी बाधा नहीं डालेगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो अपना सही उत्तर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो अपना सही उत्तर हो रहा है सी। कौन सा उत्तर हो रहा है दोस्तों, सी इसका सही उत्तर हो रहा है। सही भी है, प्रतिकूल ग्रह वातावरण, यानी घर का वातावरण यदि अनुकूल नहीं है ना तो बालक गणित के अंदर योग्यता नहीं कर सकता, क्योंकि बालक को गणित के अंदर अत्यधिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस वो कहाँ करता है, घर में ही करता है ना, तो 100% इसका उत्तर ये नहीं हो सकता भाई। प्रतिकूल वातावरण से गणित की योग्यता में विकास नहीं होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि, क्या कह रहा है दोस्तों, विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण या सामान्य से विशिष्ट। विश्लेषण को समझिए, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे एक कोई बच्चा है जो किसी शब्द को नहीं समझ रहा है, गणित विषय की बात करो ना तो गणित सा उदाहरण ही समझो। जैसे कोई बालक एलसीएम को नहीं समझ रहा है, ये इसके लिए क्या है, पूर्ण है, नहीं समझ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, पहले नीचे जाओगे भाई, एक काम कर दो, जोड़ को समझ, ये टुकड़ा किया, फिर गुणा का समझ, ये और टुकड़ा किया। यहाँ पे भी नहीं समझ पा रहा है ना, तो जब पहाड़े आते कि नहीं आते, पहले पहाड़े सुना, पहाड़े याद कर, पहाड़े आते कि नहीं आते ना, तो फिर गिनती याद कर। ये क्या कर रहे हो आप, ये बड़ी की बड़ी पूरी की पूरी समस्या है, ये अज्ञात समस्या है बालक के लिए। कौन सी समस्या है, अज्ञात समस्या है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटते हुए कहां तक लेके जा रहे हो, वहां तक जहां से इसका आधार पॉइंट बालक जानता हो, जहां बालक जानता हो वहां तक टुकड़े करते करते उसको ले जाएंगे। जैसे शब्द है, शब्द नहीं समझ पा रहा है तो उसको वर्ण समझाएंगे, भाई वर्ण से समझ। कोई पैराग्राफ नहीं समझ पा रहा है, फिर वाक्य से समझाएंगे। वाक्य भी नहीं समझ पा रहा है, शब्द से समझाएंगे। शब्द नहीं समझ पा रहा है, फिर वर्ण से समझाएंगे। यानी तब तक टुकड़े करते रहेंगे जब तक बालक के ज्ञात तक वो बात नहीं पहुंच पाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये तीनों इसके उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। ये विश्लेषण संश्लेषण में विधियां पढ़ाऊंगा आपको बाय थ्योरी, तब इसको और अच्छे से कंसेप्ट अपन क्लियर कर देंगे दोस्तों। अरे इन वीडियो को है ना एक टेक्निकल तरीके से याद रखा करो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ना, छोटे छोटे टुकड़ों में रट करके याद मत रखो। रट करके कोई चीज़ें याद नहीं रहती। आप कितने सिंपल तरीके से किसी चीज़ को याद रख सकते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ज़्यादा ऐसा टाइट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये नहीं है वो नहीं है वगैरह वगैरह, घबराने की जरूरत नहीं, इससे कोई चीज़ को फर्क नहीं पड़ता। आप ना सिंपल ईजी तरीके से उसको याद करने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। अरे ये थकी थकी आवाज़ है ना, 2-3 दिन और आएगी दोस्तों। ये हफ्ता मुझे सबका ऑफलाइन कोर्स करवाने दो, मैं थक गया हूँ वैसे ना। जब भी ऑफलाइन कोर्स पूरा हो जाएगा ना, फिर धमाकेदार केवल मैं हूं और पूरा दिन आपका ये YouTube चैनल है आपके साथ खड़ा रहेगा। अपन धमाकेदार और काम करने वाले हैं, कल्पना से ऊपर करने वाले दोस्तों। फिर मैं अपनी
आवाज़ भी थोड़ी अच्छी कर लूँगा, क्योंकि ऑफलाइन 10 घंटे पढ़ा करके ना आवाज़ मेरी थोड़ी थक जाती है, फिर यहाँ पे अंदर जोश नहीं आ पाता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो मेरे जोश को डबल कर रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अकल्पनीय सपोर्ट कर रहे हो ना, विश्वास से ऊपर सपोर्ट कर रहे हो, और मैं आपके विश्वासों पर खरे उतरने का ना 100% कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रमुख समस्या है जो एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के दौरान आती है? ये पूछ रहा है, ये 4 समस्या आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें से ऐसी कौन सी समस्या है, हाँ जूम कर देता हूं ना, इसमें से ऐसी कौन सी समस्या है जो बालक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के दौरान अध्यापक को आती है? तो देखते हैं देखो कौन कौन सी है। एक तो ये कह रहा है भाई विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं को संतुलित करना, यानी बालक की अधिगम करने की अलग अलग की तरीके, अलग अलग प्रकार से अधिगम करता है, इन सबको संतुलन बनाए रखना, इन सबको एक साथ में जोड़े रखना, क्या ये उसके लिए बड़ी समस्या है? भाई ये समस्या बहुत बड़ी है वैसे तो, इसको एक बार मार्क करते हैं। पहले नीचे 3 वाली पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है? सभी छात्रों को अधिकतम अंक प्राप्त करने में मदद करना, ये कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने विषय में यदि मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आपके 50 से 50 नंबर आए, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अगर मेहनत दिल लगा करके करूँ, थोड़ा लंबे समय से आपसे जुड़ जाऊँ ना, तो मैं कोशिश करके आपके 50 में से 50 नंबर बना सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक का टीचर भी कर सकता है। फिर ये पूछ रहा भाई, छात्रों को दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना, कोई लंबा लक्ष्य लेकर के चल रहा है बालक कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो सामाजिक अध्ययन का टीचर उसकी मदद कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छात्रों के चरित्र की विविधता का आवास, यानी कि बालकों के अंदर, आवास का मतलब होता है दोस्तों रहना, बालकों के चरित्र की विविधता, बालक के अपने अपने अलग अलग प्रकार के चरित्र होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के ना चरित्र का आवास होता है, अलग अलग प्रकार के चरित्र रहते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार का उनका बिहेवियर होता है। तो उनको संभालना अध्यापक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको तो शिक्षण करवाना है, प्रत्येक बिहेवियर से उतना उसका लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान के टीचर की बात की है। तो इसका काटने के हिसाब से देखें तो सही उत्तर क्या आ रहा है आपका? ए, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हर कोई नहीं कर पाता है, सही ना। अलग अलग प्रकार के अधिगम कर रहा है, उनको बांध के रखना क्या होता है भाई, बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। श्रवण कौशल का मतलब होता है दोस्तों सुनना। क्या मतलब होता है? सुनना। सुनने के विकास का भी एक क्रम है, इसके कौशलों का, सोपानों का जो सही क्रम है, चरणों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? देखिए, अधिगम का ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर उसका प्रयोग करना और फिर अर्थ ग्रहण करना। ये पूछ रहा है पहले तो आपके कानों में ध्वनि आई, फिर उसका प्रयोग किया और फिर इसका अर्थ निकाले। अरे गलत बात है, ध्वनि कानों में पड़ेगी ना तो पहले उसका अर्थ निकालेंगे ना, उसके बाद में उसका क्या करोगे? प्रयोग करोगे, पहले ध्वनि का प्रयोग नहीं करोगे। अर्थ ग्रहण करना, पहले अर्थ ग्रहण कर लिया फिर ध्वनि कानों तक पड़ी। अरे ध्वनि कानों तक आई नहीं है तो आप अर्थ ग्रहण कैसे करोगे? ये भी नहीं हो सकता। पहले प्रयोग कर लिया, अरे ध्वनि कानों तक आई नहीं है तो पहले प्रयोग कैसे करेंगे? पहले ध्वनि कानों तक तो पहुंचनी चाहिए ना, ये भी नहीं हो सकता। और जब 3 नहीं हो सकते तो चौथा अपने आप सही होना ही है। फिर देखिए, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, बिल्कुल पहली बार में ध्वनि का कानों तक पड़ेगी। फिर अर्थ ग्रहण करना, बालक चीज को सुनेगा तब उसका क्या करेगा? अर्थ ग्रहण करेगा, और अर्थ ग्रहण करने के बाद में क्या करेगा? उसका प्रयोग करेगा। अरे जैसे आपके अंदर माँ, एक बच्चे के कान में ध्वनि पड़ी है, अंदर चली गई, फिर उसने माँ का अर्थ ग्रहण किया, मतलब ये जो औरत है वो मेरी माँ है, इसका क्या किया? अर्थ ग्रहण किया। तो अर्थ ग्रहण करने के बाद में क्या करेगा? प्रयोग करेगा ना। फिर जब भी उसको वो औरत दिखेगी तब वो क्या बुलाएगा? माँ। तो सही शब्द क्या है? ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर उसका अर्थ ग्रहण करना, फिर उसका प्रयोग करना। डी इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई? गद्य शिक्षण जो आप कराते हो ना उसकी विधि नहीं है। अभिनय विधि से गद्य शिक्षण करवाया जा सकता है। हाँ भाई, गद्य शिक्षण में से कई चैप्टर होते हैं जिसमें आप नाटक करवा सकते हो। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा गद्य शिक्षण कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दंडान्वय विधि को रोकिए भाई। अर्थ कथन विधि, ये तो 100% गद्य शिक्षण की विधि है। ऑप्शन के काटने के हिसाब से देखें तो कौन सी विधि सही हो जाएगी आपकी? दंडान्वय विधि। ये दंडान्वय विधि ना गद्य शिक्षण की नहीं दोस्तों, पद्य शिक्षण की मुख्य विधि है दोस्तों, जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से खंडों की व्याख्या की जाती है। पूरे पैराग्राफ को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है और उसका अर्थ ग्रहण करवा करके अध्यापक बार बार प्रश्न पूछ करके उस खंड को क्या करता है भाई? उस खंड के कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो ये दंडान्वय विधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 461 का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सामाजिक अध्ययन के लिए नवाचार नहीं है। अरे सामाजिक अध्ययन वालों, तुम्हारे अंदर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है नवाचार के नाम से। किसके नाम से जुड़ा हुआ है भाई? नवाचार। अरे पढ़ाऊंगा वो भी मैं। जो नवाचार के नाम में क्या किया? दल शिक्षण 100% नवाचार है ना, ग्रुप टीचिंग करवाना, ये नई चीज है। पाठ्य पुस्तक डोट लगी है, प्रयोगशाला ये भी नवाचार है।
स्थानीय भ्रमण ये भी नयाचार है, नवाचार है, मतलब ये नया नया शिक्षक के अंदर आया। पाठ्य पुस्तक ये नयाचार नहीं है, तो कितने सालों से पाठ्य पुस्तक चली आ रही है, कोई आज नहीं आई है, तो ये नवाचार नहीं है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण की सामग्री का प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। ये कह रहा भाई तैयारी का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। किसका पूछा भाई, श्रव्य दृश्य सामग्री का सिद्धांत नहीं पूछा है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने का सिद्धांत पूछा है उसने। प्रयोग कौन करता है, अध्यापक कर रहा है ना प्रयोग। भाई खाली ऐसा पूछा ना श्रव्य दृश्य सामग्री का सिद्धांत है, तब ऑप्शन अलग होते दोस्तों। इसने पूछा कि प्रयोग शब्द लगा दिया है, क्या शब्द लगा दिया है इसने, साथ में प्रयोग लगा दिया है। अब प्रयोग तो कौन करता है, प्रयोग तो अध्यापक करता है, तो अध्यापक करता है तो दोस्तों खुद अध्यापक बालकों के सामने सहायक सामग्री कर रहा है ना, तो सिद्धांत भी अध्यापक के लेवल का होगा। बोलो तैयारी का सिद्धांत, अरे जब शिक्षण सामग्री का निर्माण करता तब तैयारी करता है कि नहीं करता है, करता है, सही है। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अरे बालक वो सहायक सामग्री की प्रस्तुतिकरण करेगा तो उसके कुछ नियम होंगे, प्रस्तुतिकरण करेगा, सही है। चयन का सिद्धांत, उस विषय वस्तु के लिए मुझे किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, ये भी सही है। अवलोकन का सिद्धांत, ये 100% गलत है दोस्तों। कैसे गलत है समझिए, 100 अवलोकन का सिद्धांत है ना, अवलोकन बालक करते हैं, अवलोकन अध्यापक नहीं करते हैं। केवल प्रश्न ऐसे आता है श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का सिद्धांत है तब तो अवलोकन का सिद्धांत होता, लेकिन उसने पूछा भाई श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत है ना, प्रयोग सब आते हैं ना, अवलोकन का सिद्धांत हट जाएगा, क्योंकि अवलोकन बच्चे करते ना, अवलोकन अध्यापक नहीं करता है। भाई शिक्षण सामग्री वो बना करके लाया ना, तो पहले ही 100% रेडी बना करके लाया होगा, उसको प्रयोग करते समय उसका अवलोकन अध्यापक नहीं करता है। ये 100% है ना, इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। अरे ये तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है बच्चों के ना, समवाय और संसर्ग में। अरे मैं 100% सही बता रहा हूं, जो गुरुजी आपको बता रहे ना, वो मैंने सही कहा था, उनकी बुद्धि बोझी मरी है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाषा संसर्ग क्या है और समवाय क्या है। देखिए ये ऑथेंटिक प्रश्न है, 2nd ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है 100%, और इसका सही उत्तर क्या माना है जो मैं आपको बताता हूं। ये पूछ रहा है भाई समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। अब देखो सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, ये समवाय विधि का मतलब नहीं है दोस्तों। समवाय विधि का मतलब क्या होता है, गद्य और पद्य शिक्षण कराते समय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही ये बताया था, और यही 100% सही है। ये पूछ रहा है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण कराना, 100% इसका उत्तर ये क्या हो जाएगा, सही। आप गद्य और पद्य शिक्षण पढ़ा रहे हो बच्चों को, जहां संधि समास आएगा ना वहीं पे उसका क्या कर दोगे भाई, व्याकरण का ज्ञान दे दोगे। फिर ये कह रहा उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना, ये दोस्तों भाषा संसर्ग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, भाषा संसर्ग के। अरे है ना, भाषा संसर्ग के अंदर है ना रचना वाली बात कही जाती है। किसकी, रचना कराते समय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। जैसे बालक को पढ़ा रहे हो, पढ़ना सिखा रहे हो, भाषा संसर्ग की परिभाषा भी यही है, व्याकरण के बिना सीधी भाषा सिखाना। जब व्याकरण के बिना सीधी भाषा सिखा रहे हो तो फिर व्यवहारिक व्याकरण कैसे दोगे, ज्ञान नहीं देते। अरे वहां पे ऐसे रचना वाली व्याकरण, जैसे बालक को यह बताया जाता है ना, ये क है ना, ये क अ होकर के बना है ना, क ये रचना, ये क बताना, ये भी क्या है, व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण का खंड है। ख ग य ऐसे बारकड़ी याद कराई जाती ना, जैसे य या ही, ये बिना व्याकरण का ज्ञान दिए आपको क्या करवाई जा रही है, याद करवाई जा रही है। ये क्या है, रचनाएं बोल करके याद कर रहे हो। यहाँ जो व्याकरण की शिक्षा दी जा रही है ना, वह भाषा संसर्ग है, यानी कि सीधी भाषाएं सिखाई जा रही है कि बालक तू या सीख जा, ये या ऐसे बनाया ना, य प्लस आ, यह तुझे बाद में सिखाएंगे। तो इस प्रकार की रचना शिक्षण की बात करें या उत्तम लेखकों की रचनाएं, जहां रचना शब्द आ जाएगा ना वहां पे आपकी भाषा संसर्ग सही हो सकती है। लेकिन जहां गद्य पद्य शिक्षण लिखा हुआ होगा ना, वहां पे हमेशा समवाय विधि सही होगी, 100% समवाय विधि सही होगी। कोई शंका की बात नहीं है। परीक्षा में आ जाए तो आंख बंद करके उत्तर दे करके आ जाना, सही उत्तर होगा आपका। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, 2nd ग्रेड में आया है और उन्होंने माना है और यही सही उत्तर है, क्योंकि वास्तविकता में विधि भी यही है। अब लोग क्या करते हैं भाई, समवाय में भाषा संसर्ग में अंतर नहीं कर पाते हैं, बहुत बारीक अंतर है। शिक्षण विधि बारीक अंतर पे ही चलती है, एक शब्द इधर से उधर जुड़ा और प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये कह रहा है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना, शब्द संपदा को बढ़ाना, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना कराना या साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। देखो, अभिव्यक्ति की क्षमता कराना 100% भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। शब्द संपदा का विकास करना, शब्द शक्ति का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना 100% है। व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करवाना, यानी व्याकरण शुद्धि वाली वाक्य की रचना कराना, जिसमें व्याकरण की भी शुद्धि हो, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ये कह रहा साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त कराना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है केवल भाषा सिखाना। बालक भाषा सीखने के बाद अगर रचना कर पा रहा है, ये अलग बात है। साहित्य रचना, हर भाषा की अपनी साहित्य भाषा अलग होती है, हिंदी की भी अपनी साहित्य भाषा अलग है। वो भाषा शिक्षण के बाद की प्रक्रिया है। जब भाषा के अंदर आप में प्रखरता आ जाती है तो अपने आप साहित्य की रचना करने लग जाते हो। तो ये साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य बालक स्वयं प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब भाषा के अंदर वो प्रखर हो जाता है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह, रोल प्ले का मतलब क्या होता है? भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बालक जो रोल प्ले कर रहा है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। इस अनुशासन को तो पहले ही काट दो, ये नहीं हो सकता। बच्चों को अभिनय सिखाना, अरे नाटक के कोई गद्य शिक्षण के दौरान यदि आप अभिनय करवा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको नाटक करना सिखाना, अभिनय करना सिखाना नहीं होगा दोस्तों। ये कह रहा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। ये खाली एक पद्धति के रूप में कहा है अभिनय है, आप ये कर लो अभिनय, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य होता है, तो ये भी नहीं होगा। काटने के हिसाब से देखें तो ये सही होगा। अब ये कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अभिनय के द्वारा केवल आपको यह सिखाया जाता है किस परिस्थिति में आपको कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभिनय करते टाइम अलग अलग परिस्थितियां बनती है और अलग अलग परिस्थिति में एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से बोला जाता है। तो विभिन्न परिस्थितियों में आप भाषा का प्रयोग कैसे करोगे, ये बात आपको सिखाने के लिए क्या कराया जाता है? अभिनय। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का जो उद्देश्य है ना, क्या होना चाहिए? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कराने के अवसर देना। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो? पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न दे रहे हो, आप अभ्यास दे रहे हो बीच बीच में कि ये भी करिए ये भी करिए, वो कैसे होने चाहिए? जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, बहुविकल्पी हो, या व्याकरण पर आधारित हो। ये क्या कह रहा है? जिसके उत्तर निश्चित हो ऐसे प्रश्न देने चाहिए, या जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, बहुविकल्पी हो, या व्याकरण पर आधारित हो। ये कह रहा है अभ्यास कैसे होने चाहिए? भाई व्याकरण पर आधारित हो ये जरूरी नहीं है, बहुविकल्पी हो ये भी जरूरी नहीं है। फिर दो बचते भाई, जिनके उत्तर निश्चित हो या जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। कैसे प्रश्न देने चाहिए अभ्यास कार्य के लिए? कैसे प्रश्न देने चाहिए? जिनके उत्तर निश्चित हो। अरे आप थोड़ी चाहोगे कि जिसके उत्तर फिक्स हो, जो आपने पढ़ाया है वही उनको अभ्यास कार्य में दे दिया जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन मेन क्या है? अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। बालक ने आपको जो पढ़ाया है ना, बालक उसके अंदर क्या करें, या तो अनुमान लगा सकें कि ना इसका उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि उसको आप चिंतन करवाना चाहते हो अभ्यास के माध्यम से। बालक को तर्क करवाना चाहते हो, बालक के अंदर मनन शक्ति का विकास करना चाहते हो। और मनन बालक कब करेगा? जब उसको अनुमान लगाना होगा, या उस प्रश्न के प्रति उसको क्या करनी पड़ेगी? कल्पना करनी पड़ेगी। तो अभ्यास प्रश्न जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं दोस्तों? जो अनुमान और कल्पना पर आधारित होते हैं। ग्रह कार्य के जो प्रश्न होंगे ना, वह जिनके उत्तर निश्चित होंगे ना, वह देने होंगे आपको। तो अभ्यास का मतलब क्या हुआ? ये भी करें, ऐसे प्रश्न देते हैं ना बीच में, यह भी करें। ये प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? अनुमान और कल्पना पर आधारित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखिए अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है? पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां। ये कह रहा है पहले बच्चे के लिए, यानी बच्चा अभी अभी ध्वनि सुनना शुरू कर रहा है, नया बच्चा है, अभी अभी ध्वनि शुरू कर रहा है, तो के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां। लिपिबद्ध और उससे जुड़ी ध्वनियां कैसी होती है? बच्चा पहली बार आवाज सुन रहा है तो उसके लिए ध्वनि कैसी होगी? निरर्थक होगी, सार्थक होगी, मूर्त होगी, या अमूर्त होगी? अरे पहली बार जैसे 5 से 6 महीने का बच्चा ध्वनि सुन रहा है ना, उसके अंदर जो भी आवाज जा रही है, आप जो बात कर रहे हो उसको बालक सुन तो रहा है, लेकिन उसके लिए वो ध्वनि कैसी है? निरर्थक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। ये पूछा पहले बच्चों के लिए, जो पहली बार ध्वनि सुन रहा है, सबसे पहले ध्वनि को सुन रहा है, उनके लिए तो ध्वनि क्या है? निरर्थक है। कोई अर्थ वाली ध्वनि नहीं हो सकती। जब तक उस ध्वनि का उसको अर्थ पता नहीं चलेगा, तब तक वो ध्वनि कैसी होगी? भाई निरर्थक। तो ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होता है।
शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होता है। शिक्षण विधियों के आपने उपयोग कैसा किया है और सीमाएं, इनका दोष कैसा रहा है, मतलब आपने जो शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है ना, उसके वो कितनी गुणदायी रही या कितनी दोष वगैरह में रही। सीमा का मतलब ये दोष होता है। इसका ज्ञान किसके द्वारा चलता है भाई? मूल्यांकन के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या उपयुक्त सभी। अरे मैंने पहले ही बताया था ना, ये पूरा आपकी शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, इसका पता कैसे चलेगा? तो भाई शिक्षण के 3 सोपान दिए गए हैं दोस्तों। शिक्षण के क्या बताए गए? सोपान। सोपान में सबसे पहले बताया गया है उद्देश्य। क्या बताया गया है दोस्तों? उद्देश्य के सबसे पहले तो आप उद्देश्य का निर्माण करो। दूसरे नंबर पर बताई गई है भाई अध्ययन अध्यापन की अवधारणा। क्या बताई गई है दोस्तों? अध्ययन अध्यापन की अवधारणा, यानी जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको आप कैसे पढ़ाओगे, जैसे आप उसके अंदर कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे और कैसी सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे, ये उद्देश्य के आधार पर तय होगा। और तीसरे नंबर पर बताया था मूल्यांकन। क्या बताया था? मूल्यांकन। मूल्यांकन में इन्होंने बताया कि जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं और जो आपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस विधि के द्वारा पढ़ाया है, उन विधि की पूर्ति कहाँ तक हुई है, इन दोनों की जांच कहाँ होती है? मूल्यांकन में। ये भी तो यही पूछ रहा है, शिक्षण विधियों की उपादेयता, मतलब शिक्षण विधियों को जो आपने उपयोग किया है वो कितनी तो गुणकारी रही, सीमाएं या उसके कितने दोष रहे, इसका पता किसके द्वारा चलेगा? तो दोस्तों इसका पता मूल्यांकन के द्वारा चलेगा। किसके द्वारा चलेगा भाई? मूल्यांकन के द्वारा। सही उत्तर इसका ए होगा, ये तीनों नहीं होंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु से अधिक महत्ता किसकी होती है? ये कह रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु से भी अधिक महत्व किसका है? शिक्षक का, विद्यालय का, पाठ्य पुस्तक का या उद्देश्य का? अरे शिक्षक का भी इतना महत्व नहीं है, विद्यालय का भी इतना महत्व नहीं है, पाठ्य वस्तु के अंदर है ना इसका महत्व नहीं है। सबसे अधिक महत्व किसका है भाई? उद्देश्य का। कि जैसे आप उद्देश्य निर्धारित करोगे वैसे ही बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। परिवर्तन लाने के लिए क्या करोगे? उद्देश्य निर्माण करोगे। यही पूछ रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु से अधिक महत्व किसका है? तो सबसे अधिक महत्व है दोस्तों उद्देश्यों का। किसका महत्व है? उद्देश्यों का। जैसे आप उद्देश्य निर्माण करोगे वैसे उद्देश्यों का क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। 100% इसमें डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोक्रियात्मक? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य दिए थे, भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। ये पूछ रहा है परिभाषित करना क्रियासूचक किसका है? परिभाषित कब करेगा बालक? जब उसको परिभाषा याद होगी। जब चीज परिभाषा याद ही नहीं है तो कैसे करेगा? तो ये भावात्मक, मनोक्रियात्मक या भावात्मक, मनोक्रियात्मक नहीं हो सकते दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक के अंदर उसने 6 प्रकार के उद्देश्य दिए थे, ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि और अभिवृत्ति। तो उसमें से जो पहला वाला कौशल है ना ज्ञानात्मक, कौन सा क्वेश्चन? ज्ञान वाला, उसके अंदर जहां प्रत्यास्मरण और प्रत्यय ज्ञान करता है तो परिभाषा देना उसी के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संज्ञानात्मक। अरे परिभाषा आप तभी दे पाओगे जब आपका प्रत्यास्मरण और प्रत्यय ज्ञान कंप्लीट है, मतलब वो चीज को पहचानते भी हो और उसका नाम भी जानते हो। दोनों चीज जब जानते हो तब उसकी परिभाषा दे पाओगे, वरना परिभाषा नहीं दे पाओगे। सही उत्तर आपका संज्ञानात्मक होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। अरे प्रश्न को ध्यान से समझ लो, उत्तर अपने आप सही हो जाता है। ये कह रहा भाई एक ही उपलब्धि वाले बालकों का मूल्यांकन करना मूल्यांकन की कौन सी विशेषता के अंतर्गत आता है? तो मूल्यांकन ये कह रहा है एक ही उपलब्धि वाले। एक ही उपलब्धि वाले मतलब एक ही कक्षा वाले। उपलब्धि का मतलब योग्यता, एक जैसी योग्यता किसकी होगी? जो बालक एक ही क्लास में पढ़ते ना उनकी योग्यता क्या होगी? एक जैसी होगी। तो ये यही पूछना चाह रहे, एक कक्षा के बच्चों का जो मूल्यांकन करते हो ये मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? मानक, उपयोगिता, साक्षात्कार या सुगमता? और सुगम का मतलब सुगम हो जाता है, साक्षात्कार नहीं होती। उपयोगिता का मतलब व्यवहारिक मूल्यांकन होता है। इसका काटने के हिसाब से तो मानक सही होगा और मानक ही होता है दोस्तों। मानक का मतलब होता है कि एक समान उपलब्धि वाले बालकों का मूल्यांकन करना या फिर ऐसे बालकों का मूल्यांकन करना जिसका वर्तमान अधिगम अनुभव एक समान है। यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता कहलाती है? तो मानक कहलाती है। यही पूछ रहा है भाई, उपलब्धि वाले मूल्यांकन एक समान, एक ही उपलब्धि वाले बालकों का मूल्यांकन करना, मतलब एक ही कक्षा के मूल्यांकन करना, एक ही कक्षा के बालकों का मूल्यांकन करना, ये कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका मानक। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाना आवश्यक है वह है। अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु यानी आपने जो ज्ञान सीखा है उसको परमानेंटली याद करने के लिए
जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाना आवश्यक है वह किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार आप सीखे गए ज्ञान को परमानेंटली अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हो। लोकतंत्र का व्यवहारिक सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या जीवन समन्वय का सिद्धांत। दोस्तों जीवन समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि भाई जीवन से संबंधित शिक्षा करवाना। आपने कोई चीज सीखी है वो आपके दिमाग में कब जाएगी? जैसे मैं आपको शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षण विधियां आपकी स्मृति में अस्थायी रूप से सुरक्षित कब होगी? जब आप इन शिक्षण विधियों को बार बार पढ़ोगे। आज जैसे मुझे शिक्षण विधियां याद है तो मुझे कैसे याद हुई? मैंने शिक्षण विधियों का बार बार प्रयोग किया है, तब जाकर के ये शिक्षण विधियां मुझे क्या हो गई भाई? याद होगी। कुशलता कब आती है? जब आपने ज्ञान का बार बार उपयोग करते हो ना, तो वो कुशलता ही क्या है? ज्ञान का अस्थायीकरण है। ज्ञान का अस्थायीकरण हो जाना ही क्या कहलाती है? आपकी कुशलता कहलाती है। यही पूछ रहा है, अर्जित ज्ञान अस्थायी बनाने के लिए जो आपने सीखा है उसको परमानेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार पढ़ना पड़ेगा ना, तो जीवन मन समन्वय का सिद्धांत भी नहीं होगा, लोकतंत्र व्यवहार का सिद्धांत भी नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा आपका? आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार उसको पढ़ो, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। सही आंसर होगा इसका बी। अरे सीख रहे हो ना ऑप्शन काटना? मेरा मेन लक्ष्य भी यही है, आपको ऑप्शन काटना सिखाना। दोस्तों जिसने ऑप्शन काटना सीख लिया ना, उसकी आधी तैयारी वैसे भी हो गई है ना। ऑप्शन काटने के लिए प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न को है ना दैनिक भाषा में समझो। आप हर प्रश्न को ऐसे समझो जैसे आप विद्यालय के टीचर हो और अब इस प्रश्न के अंदर आप खुद हो। अब उस प्रश्न को समझने की कोशिश करो, उत्तर अपने आप सही निकलेगा। मूल्यांकन का सीधा संबंध होता है सीखे गए ज्ञान से, उद्देश्यों से, अधिगम अनुभवों से, उपयुक्त सभी। अरे आपको मैंने पहले ही बताया था, मूल्यांकन का सीधा संबंध उद्देश्यों से होता है। किससे होता है? उद्देश्यों से। कैसे उद्देश्य? शैक्षिक उद्देश्यों से। लेकिन हाँ, कभी कभी प्रश्न आपको घुमा करके ऐसे पूछ ले कि पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, तो वहां पे शिक्षण उद्देश्यों से होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? शिक्षण उद्देश्यों से। ये शिक्षण उद्देश्य आपके विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। और ये जो शैक्षिक उद्देश्य है ना, ये आपके सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? आपके सामान्य उद्देश्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों से। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पाठ योजना निर्माण में सबसे पहला सोपान क्या है? पाठ योजना का आप निर्माण कर रहे हो, इसने केवल पाठ योजना पूछा है, ना तो दैनिक योजना, दैनिक पाठ योजना लगाई, ना इकाई पाठ योजना लगाई, ना वार्षिक पाठ योजना लगाई। केवल क्या नाम दिया इसने? पाठ योजना। तो पाठ योजना निर्माण में सबसे पहला सोपान कौन सा होगा? यानी पाठ योजना का अगर सोपान भी पहला पूछ रहा है तो सबसे पहले योजना बनाओगे उसके अंदर पहला सोपान क्या होगा? पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना, उद्देश्य का निर्माण करना, शिक्षण क्रिया का निर्धारण करना या मूल्यांकन। पाठ योजना निर्माण की बात कर रहा है तो मूल्यांकन की बात यहां नहीं आएगी। शिक्षण क्रिया का निर्धारण, अरे शिक्षण क्रिया का निर्धारण बाद में करेंगे, पहले तो पाठ योजना का निर्माण कर रहा है ना कि मुझे इन पाठों को कैसे कैसे पढ़ाना है, ये भी बाद में आएगा। भी उद्देश्य का निर्माण, अभी तक पाठ योजना तो उसने बनाई नहीं है, मतलब पाठ योजना का निर्माण कर रहा है। उद्देश्य का निर्माण बाद में होगा। पहले पाठ को खंड खंड में बांटना पड़ेगा। इस पाठ के मैं कौन से भाग को पढ़ाऊंगा? एक पाठ है उसको 4 भागों में आपने बांट दिया, तो पहला काम उद्देश्य का निर्माण नहीं होगा। पहला काम क्या हो जाएगा? पाठ को बांटना, मतलब पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। पहले पाठ के टुकड़े करोगे ना, फिर एक भाग को आप पाठ योजना के अंतर्गत पढ़ाओगे, फिर उसके उद्देश्य का निर्माण करोगे ना, तो उद्देश्य का निर्माण दूसरे नंबर पर होता है। पहला काम क्या हो जाता है? पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, यानी उस पाठ में से किस अंश को आप पढ़ा रहे हो उसको अलग करना। विश्लेषण कर दिया, अब हर एक अंश क्या आप क्या करोगे? भी उद्देश्य का निर्माण करोगे। उद्देश्य का निर्माण करने के बाद में क्या करोगे? शिक्षण क्रिया का निर्धारण करोगे, और शिक्षण क्रिया का निर्धारण करा के शिक्षण करा दोगे, और अंत में क्या कर लोगे? मूल्यांकन कर लोगे। ये इनके सोपान कहलाते हैं दोस्तों। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना, उद्देश्य का निर्माण करना, शिक्षण क्रिया का निर्धारण करना और अंत में मूल्यांकन करना। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अरे टाइम हो जाएगा आज तो यार, प्रश्न होने नहीं है, मैं थका किससे इतना। कौन, कहां, कब, किसने, किसको, कितना, क्या का उद्देश्य होगा? ऐसे शब्द जहां आ रहा है, कौन, कहां, कब, किसने, किसको, कितना, क्या, ऐसे शब्द जहां आएंगे उसमें कौन सा उद्देश्य होगा? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग या कौशल? अरे कौन, कहां, कब, किसने, किसको, कितना, क्या, ये शब्द हम तब बोलते हैं जब तुलना या अंतर करते हैं। ये कौन है, ये किसका है, ये कब हुआ, ये कहां हुआ, है ना। ऐसे शब्द हम कब बोलते हैं? जब तुलना या अंतर करते हैं। तो दोस्तों तुलना और अंतर किस उद्देश्य के अंदर करते हैं? अपन अवबोध के अंदर करते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके गलत। क्या हो जाएंगे भाई? गलत। अब सही देखते देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां या मूल्यांकन।
अध्ययन परिस्थिति का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? अधिगम परिस्थिति मतलब आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो सिखाने का आधार क्या है, किसके आधार पर बच्चे अच्छे सीखेंगे? उद्देश्य से, अरे उद्देश्य का मतलब तो होता है बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाने उसका निर्माण करना। सहायक सामग्री ये अधिगम का एक अंश है, एक भाग है। मूल्यांकन यह अधिगम के बाद होता है। तो मेन उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षण विधियां। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों के आधार पर तय होगा कि बच्चों का अधिगम अनुभव कैसा होगा। आपकी शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही इसके ऊपर निर्भर करेगा कि बच्चों का अधिगम अनुभव कितना प्रभावी रहा। तो सही उत्तर जो होगा भाई इसका क्या हो जाएगा? सी। देखिए आपका अगला प्रश्न, अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती हैं। अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती हैं। अभिज्ञान की, विभेद की, परिकल्पना निर्माण की या संश्लेषण करने की। अवबोध का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले ही मैंने कहा अंतर तुलना जैसा काम करना किसके अंदर आता है? अवबोध का। ये कह रहा है अवबोध उद्देश्य में मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। अभिज्ञान की ये तो ज्ञान में होती हैं। परिकल्पना का निर्माण की ये रुचि या अभिवृत्ति के अंदर आ जाती है। संश्लेषण करना यानी कि बांटना वगैरह ये किसके अंदर सीखता है बालक? संश्लेषण करना मतलब जोड़ना कब सीखता है? अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभेदीकरण। भेद करना बालक सीख जाता है। भेद का मतलब ही तो तुलना होता है, भेद का मतलब ही तो अंतर होता है दोस्तों। तो विभेदीकरण के अंतर्गत आएगा। अवबोध उद्देश्य में मानसिक प्रक्रिया कौन सी होती है? विभेदीकरण की होती है दोस्तों। सही उत्तर होगा आपका बी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बालकों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? बालकों में रटने की प्रवृत्ति, बालकों में जो रटने की प्रवृत्ति आ गई उसको रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक। मैंने पहले ही बताया था ये तीनों प्रकार के जो प्रश्न है ना वो कहलाते हैं आपके अंत मुक्त वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न। ये मुक्त अंत वाले प्रश्न है ना हमेशा रटने पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? रटने पर। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना ये कहलाता है आपका बंद अंत वाला प्रश्न। और जितने भी बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं ना वह बल देते हैं भाई समझने पर। ये कहते हैं बालकों की रटने की प्रवृत्ति रोकनी है तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बालक समझेगा, रटेगा नहीं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए, हिंदी शिक्षण की प्रमुख समस्या है। हिंदी अध्यापक यदि हिंदी का शिक्षण करवा रहा है ना उसकी मेन समस्या क्या है दोस्तों? अंग्रेजी के प्रति बच्चों का आकर्षण बिल्कुल है, अंग्रेजी के प्रति बच्चों का लगाव हो गया है ना, तो क्या कर रहा है भाई? वो पढ़ा नहीं पा रहा है। मातृभाषा का अनिश्चित रूप, ये भी दिक्कत है भाई। हिंदी अभी तक मातृभाषा नहीं बनी है तो बालक नहीं सीखते कि हिंदी को सीखेंगे और मातृभाषा ये होगी कि नहीं होगी, ये भी दिक्कत है। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, ये नहीं। उपयुक्त सभी, ये क्या कह रहा है? हिंदी शिक्षण की प्रमुख समस्या है अंग्रेजी भाषा का आकर्षण, मातृभाषा के प्रति निश्चित रूप या प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, उपयुक्त सभी। अगर देखा जाए ना तो ये ना तीनों के तीनों है ना सही है दोस्तों। प्रशिक्षित अध्यापकों का भी अभाव है, मातृभाषा का निश्चित रूप भी नहीं है और अंग्रेजी के प्रति आकर्षण, तो सही है क्या? उपयुक्त सभी। लेकिन ध्यान रखना इसने शब्द क्या लगा रखा है? प्रमुख समस्या है। वैसे तो ये समस्या तीनों है भाषा शिक्षण की, लेकिन इसने शब्द लगा दिया है प्रमुख। तो प्रमुख समस्या ये नहीं है भाई अंग्रेजी के प्रति आकर्षण होने से ना हिंदी कम नहीं पड़ेगी। मातृभाषा का अनिश्चित रूप होने का मतलब क्या हो गया भाई? लेकिन हिंदी तो आपको सीखनी ही है क्योंकि ये एक प्रकार की व्यवहारिक भाषा हो गई। इसमें जो प्रमुख शब्द लगे हैं ना इस वजह से इसका उत्तर सही क्या चला जाएगा? प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं मिलते, हिंदी पढ़ाने वाले अच्छे टीचर ही नहीं है जो पद्य शिक्षण को गा करके पढ़ा दें। आपने अपने जीवन में ऐसे कितने टीचर देखे जो दोहे गा करके पढ़ाते हैं या कविता गा करके पढ़ाते हैं, जिनको छंद पढ़ने आते हो है ना, जिनको दोहे पढ़ने आते हो, दोहे बनाने आते हो, छंद बनाने आते हो। मीरा के पद या सुर के पद अपन पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? थ्योरी पढ़ते थे पूरी की पूरी, उनको गाना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? वो टीचर ट्रेनर नहीं है। हिंदी के अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रभाव इसका प्रमुख कारण है दोस्तों। वरना अगर ऐसा प्रमुख शब्द नहीं होगा और प्रश्न होता ना हिंदी शिक्षण की समस्याएं हैं तो ये तीनों के तीनों हिंदी शिक्षण की समस्याएं हैं। तो प्रश्न को पहले ध्यान से समझना दोस्तों, फिर उसका उत्तर देना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचार जो करते हो यानी उपचार जो करते हो वो कौन सी प्रक्रिया है? निदान से पूर्व, निदान के उपरांत, निदान के साथ साथ या उपयुक्त सभी। अरे निदान से पूर्व, जब तक समस्या का पता ही नहीं चला है तो आप उपचार कैसे करोगे? निदान के उपरांत, हाँ निदान के बाद होती है, बिल्कुल सही है। निदान के साथ साथ नहीं होती। जब तक समस्या का पूर्ण पता नहीं लगेगा ना तब तक उसका उपचार शुरू नहीं होगा। ये प्रक्रिया निदान के उपरांत की है दोस्तों। ये नॉर्मल प्रश्न था। ये देखिए उपचार शब्द लिया गया है,
देखो मैं आप उपचारात्मक शिक्षण के प्रश्न लेके आ रहा हूं, मैंने कहा ना टॉपिक वाइज करूंगा। अब उपचारात्मक शिक्षण के ना टॉपिक कम है, प्रश्न कम बनते हैं, तो मैं कम प्रश्नों में भी आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। देखो ध्यान से पढ़ना भाई। उपचार शब्द लिया गया है औषधि शास्त्र से, संस्कृत से, आयुर्वेद शास्त्र से या दर्शन शास्त्र से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये उपचार शब्द जो है ना औषधि शास्त्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? औषधि शास्त्र से लिया गया है। तो याद रखना भाई, उपचारात्मक शब्द के अंदर जो उपचार शब्द है ना वो कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र के अंतर्गत से लिया गया है। देखो दूसरा ही प्रश्न मैंने वापस इसी टाइप का दे दिया। औषधि शास्त्र के अनुसार उपचार शब्द का अर्थ है, मतलब उपचार जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र में। ये पूछ रहा है इसके अनुसार उपचार शब्द का अर्थ क्या है? निदान करना, ठीक करना, समस्या दूर करना या दोष दूर करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उपचार शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है दोष दूर करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? दोष दूर करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। देखिए अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के सोपान है कि उपचारात्मक शिक्षण के कितने सोपान है? उपचारात्मक शिक्षण करने की प्रक्रिया कैसी है? तो ये पूछ रहा है भाई निदान, परीक्षण, उपचार या उपयुक्त सभी। तो इस पहले ना आप इसको समझ लो, उपचारात्मक शिक्षण के सोपान कितने। उपचारात्मक शिक्षण के सोपान को ना उल्टे याद करो, नीचे से ऊपर की तरफ जल्दी याद होंगे। जैसे सबसे अंतिम काम क्या होगा? उपचार, क्योंकि इसका सोपान पढ़ रहे तो सबसे लास्ट में तो उपचार ही होगा। उपचार कब होगा? जब आप निदान करोगे। निदान आप कब करोगे? जब बालकों की परीक्षाएं लोगे या परीक्षण करोगे। परीक्षण आप कब करोगे? जब आपको बालक ने कोई अभ्यास कार्य कराया होगा, बालक से कोई प्रैक्टिस करवाई होगी। बालकों को अभ्यास कार्य कब दोगे? जब आप बालकों को क्या कराओगे? शिक्षण कराओगे। ये इसके सोपान कहलाते हैं भाई, शिक्षण, अभ्यास कार्य, परीक्षण, निदान और उपचार। ये पांचों के पांचों क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के सोपान है। तो इसने पूछा सोपान है निदान, परीक्षण और उपचार, उपयुक्त सभी इसके क्या होंगे भाई? सोपान होंगे। यह प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार हैं कि कितने प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो दोस्तों मैं बता दूं भाई 3 प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3। सबसे पहले तो होता है व्यक्तिगत। कौन सा होता है दोस्तों? व्यक्तिगत। ऐसी कोई समस्या है जो एक बालक की पर्सनल है, उसका जो उपचार होगा वो व्यक्तिगत कहलाएगा। दूसरे होते हैं दोस्तों सामूहिक। सामूहिक में उन समस्याओं का उपचार किया जाता है जो एक ही कक्षा या एक ही विद्यालय के बालकों की एक जैसी समस्या होगी, उन सभी बालकों का समाधान एक साथ किया जाएगा। वो कौन सा कहलाएगा आपका? सामूहिक। एक होता है दोस्तों विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? वह समस्या जो बालक के पूर्व कक्षा की तो नहीं है लेकिन वर्तमान अधिगम पर आधारित है। जैसे एक बालक वर्तमान में एलसीएम सीख रहा है, उसको एलसीएम तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? अध्यापक उसको जोड़ बुकाएंगे, गुणा सिखाएंगे, भाग देखेंगे, है ना, कोष्ठक खोलना सिखाएंगे। ये सारी की सारी यदि बालक क्रियाएं कर रहा है तो अध्यापक क्या सोचेगा? पहले की कक्षा में जितना पढ़ना था उसने तो पढ़ रखा है और आता है, फिर ये एलसीएम क्यों नहीं सीख रहा है? क्योंकि इसकी वर्तमान की समस्या है। तो वो समस्या बालक में नहीं है, वो समस्या अध्यापक में, उसको पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई समस्या जो पूर्व ज्ञान पर नहीं होकर, मतलब पहले की कक्षा की ना होकर वर्तमान के अधिगम पर आधारित हो, वह कौन सी कहलाएगी? आपके विश्लेषण। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं भाई? इसके प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न वही आ गया दोस्तों, पूर्व की कक्षा का दोष न होकर वर्तमान अधिगम पर आधारित दोष के लिए उपचार किया जाता है। सामूहिक, व्यक्तिगत, विश्लेषण या सभी। सही उत्तर क्या होगा आपका? विश्लेषण। याद रखना भाई, पूर्व की कक्षा का दोष न होकर वर्तमान अधिगम पर आधारित समस्या विश्लेषण उपचार के माध्यम से सही की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं भाई, उपचार करते हो ना, क्या उद्देश्य? ज्ञान संबंधी त्रुटि दूर करना, बिल्कुल इसके मुख्य उद्देश्य के अंदर है। ज्ञान के संबंधी कोई समस्या दूर करेंगे। अधिगम संबंधी त्रुटि दूर करना, बालक यदि कोई सीख रहा है और सीख नहीं पा रहा है उसकी भी दूर करेंगे। कुशल प्रवृत्ति, मनोवृत्ति के आधार पर ज्ञान देना, बिल्कुल सही है ना। कुछ बालक के अंदर कितनी कुशलता है उसके आधार पर आप क्या दोगे? ज्ञान। कब दोगे? जब बालक की कुशलता की पहचान करोगे, पहचान निदान के द्वारा करके उसकी क्या करोगे? उपचार करोगे। तो सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा भाई? सभी। तो ध्यान रखना इसके मुख्य उद्देश्य ये तीनों है। अब क्या पूछ रहा है आगे वाला प्रश्न पूछ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है। क्या महत्व है? आदर्श रुचि और दृष्टिकोण को समाज में समायोजित करना, बिल्कुल सही। बालक की रुचि कैसी है? आदर्श रुचि और आदर्श दृष्टिकोण, मतलब सही दृष्टिकोण को समाज में समायोजित करना किसके द्वारा कर सकते हो? उपचार के द्वारा। सही है, महत्व है इसका। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कोई बालक यदि हिंदी विषय में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप क्या करोगे भाई? हाँ, शिक्षण के द्वारा, उपचार के द्वारा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, ये भी इसका महत्व है। बालकों में हीन भावना को दूर करना, उपचार के द्वारा कर सकते हो। बालक के अंदर यदि हीन भावना आ गई है, हीन भावना का मतलब क्या होता है भाई? आपने उस बच्चे के साथ में ऐसी कोई व्यवहार कर दिया है, सब बालकों के सामने दंड दे दिया है, सब बालकों के सामने इंसल्ट कर दी है, या उनके मन को कहीं ठेस पहुंचा दी है, उसकी भावना को कहीं ठेस पहुंचा दी है, तो बालक के अंदर कौन सी भावना आ जाएगी दोस्तों? हीन भावना। कौन सी भावना आ जाएगी दोस्तों? हीन भावना। ये दोस्तों हीन भावना बहुत बड़ी चीज होती है ना, कभी मौका मिला तो हीन भावना के ऊपर अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो हीन भावना, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सही। ये तीनों के तीनों सही है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। उपचारात्मक शिक्षण क्यों करोगे, क्यों इसकी आवश्यकता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान देना बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित करना, बालकों के अंदर कंपटीशन की भावना का विकसित करना बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास को बढ़ाना यह भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सभी। सोचने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। मेरी टेक्निक देखिए आपको याद कराने की, है ना। वैसे आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य तीनों एक ही बात होती है, लेकिन मैं इतना घुमा करके लाया हूं, इतने प्रश्न आगे पीछे घुमा करके लाया ना, ताकि आपको पता हो जाए कि उपचारात्मक शिक्षण के इतने इतने उद्देश्य हैं, इतने इतने महत्व हैं और ये आवश्यकता है। वैसे ये तीनों बात होती एक ही है। उद्देश्य पूछे तो भी वही है, आवश्यकता पूछे तो भी वही है, महत्व पूछे तो भी वही है। मेरा टारगेट आपको उद्देश्य, लक्ष्य और महत्व जो है ना याद करवाना है, इसलिए मैं बार बार ऐसे प्रश्न को आगे पीछे घुमा करके ला रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके महत्व याद हो जाए। ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, तीन है और एक नहीं होगा। सर्वांगीण विकास करना, क्या उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता? 100% किया जा सकता है। व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकता? क्या किया जा सकता है। समय शक्ति की खपत करना, अरे नहीं दोस्तों, इसके द्वारा ना समय शक्ति की बचत होती है दोस्तों। कैसे होती है? एक बच्चे को आप गणित पढ़ा रहे हो, एक बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, वो कक्षा के अंदर बार बार आपको प्रश्न पूछ रहा है, उस एक बच्चे को समझाने के चक्कर में दूसरे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे अगर आप पढ़ाते रहो, रोज पढ़ाते रहोगे ना, कभी भी आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। समय क्या लगा? समय अधिक हो गया और कोर्स पूरा नहीं होगा। फिर आप बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगोगे, सुबह आ जाओ, मैं आपको कोर्स करवा देता हूं। कारण क्या है? आपने उपचार सही नहीं किया। तो खपत नहीं है दोस्तों, बचत होती है। अपराधी प्रवृत्ति को सुधारना, यह भी इसके महत्व है। तो ये तीनों इसके उद्देश्य दोस्तों, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। सही आंसर आपका सी होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चले। उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। हकलाने तुतलाने वालों की समस्या को दूर करना, बिल्कुल जो बोलते सही बोल नहीं पाते, हकलाते तुतलाते हैं ना, स्पष्ट शब्द बोल नहीं पाते, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है ना, आराम छोटी सी समस्या है। क्या होता है कि देखो, मुख मंदिर से आपकी हवा बाहर निकलती है, विभिन्न स्थानों पर टकराती है और आपकी आवाज निकलती है। कुछ बालकों में क्या होता है, हवा कंठ से तो बाहर निकल जाती है, मुंह से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन कहीं है ना कंठ से साफ नहीं निकल पाती, कभी दांतों से टकरा जाती है, कभी नाकों से टकरा जाती है, कभी मुर्दा की तरफ टच हो जाती है ना, तो साफ नहीं बोल पाता है दोस्तों। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसका भी उपचार किया जा सकता है। भविष्य में गलतियों की संभावना को कम करना, बिल्कुल भविष्य में गलती नहीं करे, इसके लिए भी उपचार किया जाता है। अध्यापक को निष्क्रिय करना, नहीं दोस्तों, इसमें अध्यापक सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता है, ये नहीं होता है। बालकों में सकारात्मक भावना का विकास करना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तीनों इसके उपयोगिता होगी, इसके महत्व होगा। जो नहीं होगा वो क्या होगा? आपका सी वाला नहीं होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण हेतु विद्यालय के क्रियाकलाप है। उपचारात्मक शिक्षण में के लिए आप विद्यालय में कौन कौन से क्रियाकलाप करा सकते हो? जैसे समूह शिक्षण, बिल्कुल कोई बच्चा यदि नहीं पढ़ पा रहा तो उसको ग्रुप में रखेंगे ना, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे विद्यालय के अंदर प्रार्थनाएं बोलती थी बालिकाएं, तो जिस एक बालिका को ऐसी जिसको प्रार्थना नहीं आ रही ना, तो क्या करते हैं, उस बालिका को बोलने वाली बालिका के साथ में खड़ा रखते हैं, तो धीरे धीरे वो भी क्या करती, प्रार्थनाएं सीख जाती। समूह शिक्षण सही है। व्यक्तिगत शिक्षण, किसी बालक की कोई कठिनाई है तो उसको अलग बिठा करके पढ़ाएंगे, सही है। सामान्य एवं विशिष्ट अभ्यास कार्य, सामान्य कार्य मतलब जो सब बालकों को दे रहे हो, विशिष्ट जो केवल उसी बालक को दोगे जिसका आप उपचार कर रहे हो, तो उसको कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी समस्या का समाधान होगा। ये भी सही है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण के विद्यालय क्रियाकलाप नहीं है। कौन कौन से क्रियाकलाप नहीं है दोस्तों? समूह चर्चा, वाद विवाद, गोष्ठी, ये सब है, इसके द्वारा उपचार किया जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य देकर के बालकों का उपचार किया जा सकता है। ग्रह कार्य देकर के उपचार किया जा सकता है। शारीरिक दंड देकर के उपचार नहीं किया जा सकता है ना। ये पहले कभी चलता था उपचार करने का माध्यम, गलती की और उसका उपचार केवल शारीरिक दंड से होता था, अब बंद हो गया दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? अरे डी। देखिए प्रश्न, पुस्तक पढ़ने में समस्या वाले बालकों को रखना चाहिए अलग से, सहपाठी समूह के साथ, समस्यात्मक बालकों के साथ या प्रतिभा वाली बालकों के साथ। ये कह रहा है पुस्तक पढ़ने में समस्या, यदि किसी बच्चे को पुस्तक पढ़ने में समस्या है ना, उसको अलग कभी मत रखो। समस्यात्मक बालकों के साथ में भी मत रखो, प्रतिभाशाली बालकों के साथ में रखने का कोई मतलब नहीं है। सहपाठी समूह के साथ में रखो, उसके साथ जो बालक पढ़ रहे ना उनके साथ में रखो। वो जैसे जैसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बालक भी पढ़ना सीख जाएगा। सही उत्तर आपका सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी होगा। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षण आरंभ करना चाहिए। भाई उपचारात्मक शिक्षण अगर आप कर रहे हो बालक का, तो पढ़ाना कहां से शुरू करोगे आप?
छात्र का स्तर जहां से है वहां से, कक्षा के स्तर से, पाठ्य पुस्तक के स्तर से, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का स्तर क्या है ये बाद में पता चलता है, पाठ्य पुस्तक के स्तर से इतना मतलब नहीं है। कक्षा का स्तर क्या है उससे आपको लेना देना नहीं है। छात्र का स्तर कहाँ है, वह बालक कहां तक पहले से जानता है, वहां से आपको पढ़ाना शुरू करना है। इसीलिए पहले पूर्व ज्ञान का पता लगा करके बालकों को कौन सा ज्ञान देते हैं अपन? नया ज्ञान देते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? छात्र का स्तर जहां तक है वहां का पता लगाना। यह रहा आपका बीच वाला प्रश्न। क्या रहा भाई? अभ्यास के संदर्भ में सत्य कथन है। अभ्यास के संदर्भ में, अभ्यास माला के संदर्भ में सत्य कथन है। यह अभ्यास माला क्या होती है? उपचार करने के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाती है, उसको हम अभ्यास माला कहते हैं। अभ्यास माला का सही कथन क्या है दोस्तों? ये कह रहा है सभी त्रुटियों का अभ्यास माला बनाना, प्रत्येक अभ्यास माला में एक ही प्रकार के प्रश्नों को रखना, अभ्यास माला परिवर्तनशील बनाना, या उपयुक्त सभी। एक बार इन्हें गुण समझ लो भाई। अभ्यास माला में सबसे पहला काम होता है त्रुटियों का विश्लेषण करना। क्या होता है भाई? त्रुटियों का विश्लेषण। बालक के अंदर कौन कौन सी त्रुटियां उनको अलग निकाल दो पहले। फिर दूसरे नंबर पर आता है अभ्यास माला का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अभ्यास माला। अभ्यास माला कैसी? जितनी त्रुटियां होगी उतनी अभ्यास माला बनेगी, मतलब प्रत्येक त्रुटि की अलग अलग अभ्यास माला बनेगी। फिर प्रत्येक अभ्यास माला के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। पहले तो एक एक त्रुटि की एक एक अलग अलग अभ्यास माला बनाओ, फिर प्रत्येक अभ्यास माला में अलग अलग प्रकार के प्रश्न रखो। यह अभ्यास माला जो होगी ना, वह शिक्षण सूत्रों पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी दोस्तों? शिक्षण सूत्रों पर। और इस अभ्यास माला के अंदर है ना परिवर्तनशील होगी। कैसी होगी? परिवर्तनशील। आपने कोई अभ्यास माला बनाई और बालकों को प्रश्न पूछे, बालकों की यदि रुचि के अनुसार वो प्रश्न नहीं हुआ ना, तो आपको प्रश्नों को चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसी कहलाएगी आपके? परिवर्तनशील। तो त्रुटि विश्लेषण, फिर त्रुटि विश्लेषण करना, फिर प्रत्येक त्रुटि की अलग अभ्यास माला, फिर हर अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न। दोस्तों याद रखना, हर त्रुटि की अलग अभ्यास माला, इसके बीच में एक और आएगा। हर अभ्यास माला में अलग अलग प्रकार के आपको प्रश्न डालना, फिर शिक्षण विधि के आधार पर। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? अभ्यास माला के संदर्भ में सत्य कथन है। सभी त्रुटियों का एक ही अभ्यास माला बनाना, सभी त्रुटियों की एक ही अभ्यास माला बनाना नहीं भाई, अलग अलग अभ्यास माला बनती है। प्रत्येक अभ्यास माला में एक ही प्रकार के प्रश्न पूछना नहीं, प्रत्येक अभ्यास माला में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यास माला परिवर्तनशील बनाना, ये क्या भाई? हाँ भाई, परिवर्तनशील बनाना, परिवर्तनशील बनाना, ये सत्य कथन है दोस्तों। उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसने पूछा सत्य कथन, ये सत्य है, परिवर्तनशील होती है अभ्यास माला। त्रुटियों का अभ्यास माला बनाना नहीं, हर त्रुटि की अलग बनती है। त्रुटि में प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उपयुक्त सभी नहीं हुआ। सी इसका आंसर सही होगा। अभ्यास माला परिवर्तनशील होती है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभ्यास माला के संदर्भ में, अभ्यास माला के संदर्भ में असत्य कथन है। पहले सत्य पूछा था, अब असत्य। 3 सही और 1 गलत। 3 सही कौन से ये पहचानते हैं। अभ्यास माला शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अभ्यास माला प्रत्येक त्रुटि की अलग अलग बनती है, 100% सही है। अभ्यास माला परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। अभ्यास माला में त्रुटियों का संश्लेषण किया जाता है। अरे संश्लेषण नहीं किया जाता है, त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है ना। त्रुटियों को है ना बांटा जाता है, त्रुटि का विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण नहीं किया जाता है। त्रुटियों को अलग अलग किया जाता है, त्रुटियों को मिलाया नहीं जाता है। ये असत्य कथन है दोस्तों, ये तीनों सत्य है। डी सही होगा इसका। ये रहा आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण के गुण होने चाहिए। एक उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या गुण होने चाहिए? अध्यापक निदान अनुभवी हो, 100% होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रकार प्रवृत्ति वाला हो, बिल्कुल। उसकी अगर प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक गुण बालक को यदि पढ़ ही नहीं पा रहा है तो कैसे उपचार करेगा? शिक्षण विधियों का ज्ञाता होना चाहिए, बिल्कुल। इसको शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षण में बदलाव कैसे करेगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की पद्धति है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या दोनों नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी बच्चे का उपचार कर रहे हो ना, कभी भी उस बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका उपचार कर रहे हो। तो ये कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष होती है दोस्तों, प्रत्यक्ष नहीं होती है ना। उपचार तो आप प्रत्यक्ष रूप से करते हो, लेकिन बालक को पता ही नहीं चलता है कि आप उसका उपचार कर रहे हो। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो पद्धति है ना, हमेशा अप्रत्यक्ष होती है, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती दोस्तों। सही उत्तर होगा इसका बी। ये रहा आज का अपना लास्ट प्रश्न दोस्तों, अंतिम प्रश्न आज का। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य रूप से किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण है ना, मेन किसका किया जाएगा? शैक्षिक प्रक्रिया का, सशैक्षिक प्रक्रिया का, दोनों प्रक्रिया का, या दोनों नहीं? तो इसने जो मुख्य शब्द लगाया ना, इसके अनुसार जो उपचार किया जाएगा केवल और केवल किसका किया जाएगा? आपका शैक्षिक प्रक्रिया का। किसका किया जाएगा भाई? मुख्य रूप से तो शैक्षिक प्रक्रिया का किया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, यदि समय रहते सशैक्षिक प्रक्रिया का उपचार नहीं किया जाए ना, तो बालकों के अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। कैसे? जैसे एक बालक विद्यालय में रोज लेट आता है,
और उसी बालक की मात्राओं में भी मिस्टेक है, तो आप पहले किसका उपचार करोगे दोस्तों? पहले उसको विद्यालय में समय पर बुलाना सिखाओगे, फिर उसके बाद में मात्रा की मिस्टेक निकालोगे, क्योंकि एक बार उसके लेट जाने की आदत पड़ गई ना, ये अपराधी प्रवृत्ति कहलाएगी। एक बार देरी से पहुंचना शुरू हो गया ना, वो जिंदगी भर सारे काम किससे करेगा? देरी से करेगा। तो मुख्य रूप से तो शैक्षिक प्रक्रिया का होता है, लेकिन ये लाइन भी याद रखना, यदि शैक्षिक प्रक्रिया का समय पर नहीं करेंगे तो बालक में कौन सी प्रवृत्ति विकसित होगी दोस्तों? वो होगी आपकी अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी दोस्तों। ये थे दोस्तों आपके 500 प्रश्न, आज हमने यहाँ पर क्या कर दिए? पूरे कर दिए। कोशिश की भी 1 घंटे में कराने की ना, थोड़ा सा टाइम आगे निकल गया है ना, 1-2 मिनट चलता है। अब धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा और करवा दूंगा मैं 2100 प्रश्न बहुत जल्दी। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतने जल्दी आपके 2100 प्रश्न होंगे। थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा आपके चैनल के ऊपर, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप साथ बने रहिए ना, ऐसे ही आप जितना सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहिए, बिल्कुल चलते रहिए ना। मैंने पहले ही कहा, चैनल को शेयर मत करो, लाइक सब्सक्राइब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस आपके पढ़ने का कंटेंट है तो 100% यहाँ से पढ़ लो, और जितनी आपके काम की चीजें ना वो यहाँ से उठा लो, और जल्दी से इस रीड को क्या कर दो भाई? क्लियर कर दो। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।